हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी बोले तो संसदीय समिति। तो संसदीय समितियों के बारे में हमने कल चर्चा किया था, जहां पे हमने देखा था कि दो तरह की समितियां इसमें होती है पार्लियामेंट में, एक अस्थाई और एक अस्थाई बोले या फिर तदर्थ समिति बोले। ठीक है, दोनों का अलग अलग पार्ट्स भी देखा था क्लासिफिकेशन के तौर पे। और कल हमने अस्थाई टॉपिक का तीन अलग अलग जो समिति है वो कवर कर दिया है। ठीक है, एक तो वित्तीय समिति, एक था आपका डिपार्टमेंटल कमेटी जिसको विभागीय समिति बोलते हैं, और एक था कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो तीन हमारा कल कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या आपसे वीडियो मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो आज उसके आगे बात करेंगे जो कि हमारा चौथा है। तो चौथा आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो चौथा है वो है सेवा समिति। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो सर्विस कमेटी होता है ये। ठीक है, सर्विस कमेटी। इसमें क्या होता है कि इस समिति का काम सांसदों का वेतन, भत्ता, आवास, पेंशन का निर्धारण करना होता है। अब आप देखते हैं कि जो सांसदों को सैलरी मिलती है, उन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, या फिर उनको जो बंगला अलॉट होता है, तो वो सब काम कौन करता है? वो यही सेवा समिति ही करती है। आप देखते हैं कि एकाएक पेंशन हो गया या फिर वेतन हो गया वो प्रधानमंत्री का बढ़ गया, तो ये सब जो निर्धारण होता है, ये सब का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? वो करता है सेवा समिति, जो कि अस्थाई का पार्ट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था सेवा समिति। अगला है आपका एससी एसटी के लिए कल्याण समिति। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो वेलफेयर कमिटी फॉर एससी एंड एसटी। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो समिति बनाई जाती है, समिति बनाई गई है, वो कौन है? वो है कल्याण समिति, वेलफेयर कमेटी। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि जिसके तहत एससी और एसटी आयोग के रिपोर्ट की जांच की जाती है। ठीक है, जो इस समिति का मेन काम है वो क्या है कि जो एससी और एसटी का जो जांच है, जो रिपोर्ट है, उसको जांच की जाती है। ठीक है, अब आप सुनते होंगे एनसीएसटी। ठीक है, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो कमीशंस हैं, ठीक है, तो ये जो कमीशन रिपोर्ट जारी करती है, वो रिपोर्ट का जांच कौन करता है? इसकी वेलफेयर कमेटी। जो पार्लियामेंट का वेलफेयर कमेटी होता है एससी एसटी का, वही उसका जांच करता है। क्लियर है पॉइंट? और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 कहां से आते हैं? 20 लोकसभा में होते हैं और 10 राज्यसभा में होते हैं। मतलब इस कमेटी में जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा में आते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। क्लियर है पॉइंट? और ये इसका जो टेन्योर है यानी जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिवर्ष गठित होता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये हो गया पांचवा। अगला है छठा, विशेषाधिकार समिति। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो प्रिविलेज्ड कमिटी, प्रिविलेज्ड कमिटी। अब इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ये विशेषाधिकार यानी जो विशेष अधिकार मिलते हैं सांसदों को, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें यही कहा गया है कि इस समिति का मुख्य काम सांसदों के विशेषाधिकार के हनन की जांच करना है। मतलब सांसद को जो विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है, वो चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनको जो विशेष अधिकार मिलते हैं, अगर उसमें कोई हनन हो रहा है, कोई उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, जो अधिकारों में हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वायोलेशन। ठीक है, तो उसका जांच करता है ये कमेटी। जो विशेषाधिकार कमेटी है वो बस ये देखता है कि जो विशेषाधिकार का जो हनन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका फिर जांच करेगा वो। ठीक है, क्लियर पॉइंट?
इसमें अगला ये कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेषाधिकार समिति होता है। अब उसकी ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकसभा का अलग होगा और राज्यसभा का अलग होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ हैंडल हो नहीं पाएगा, तो दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है। और अगला यह कहा गया कि संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रतिवर्ष इस समिति का गठन किया जाता है। अगर लोकसभा का केस है तो उसका कौन करेंगे गठन करेंगे, वो अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। और उसी सेम में अगर राज्यसभा का केस है तो कौन करेंगे, उसके सभापति करेंगे। ठीक है। यानी कि लोकसभा के केस में इसके अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा के केस में इसके सभापति करेंगे। ठीक है। जिसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, मतलब इसका टेन्योर भी 1 साल का ही होता है। ठीक है। ये क्लियर है। अगला है कुल सदस्य। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 25 सदस्य होते हैं, मतलब 25 मेंबर्स बॉडी है ये। ठीक है। जिसमें समिति के जो 15 सदस्य हैं वो लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो ये इसका एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है 25 मेंबर्स का, 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका हो गया अस्थाई समिति। ठीक है। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसका एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसके बाद आते हैं एडहॉक कमेटी पे। अस्थाई समिति के बाद है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति बोले या फिर तदर्थ समिति बोले, दोनों एक ही है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अस्थाई समिति का गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। मतलब जो अस्थाई समिति है उसका जो गठन किया जाता है वो किसी विशेष काम के लिए किया जाता है। अगर विशेष परिस्थिति कोई जनरेट हो रहा है तो उसके लिए इसका गठन किया जाता है। वो विशेष परिस्थिति क्या है वो आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। और काम पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। मतलब जैसे ही जिस काम के लिए समिति को बनाया गया वो काम खत्म हो गया तो इसको भंग कर दिया जाता है, यानी डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी के कारण इसको अस्थायी समिति कहते हैं। मतलब काम पड़ा, कोई विशेष काम आया, इस समिति को बनाए, काम हो गया, भंग कर दिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी समिति। ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया थोड़ा सा। इसका जो पहला है वो है नियम समिति, मतलब रूल कमेटी। अब ये नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है कि नियम कानून कुछ बनाए जाते हैं। ठीक है। मतलब कोई ऐसा परिस्थिति जनरेट हो गया कि कुछ इमरजेंसी में नियम बनाना पड़ जाए कोई, तो उससे ये रिलेट करता है। ठीक है। इसमें क्या है कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग नियम समिति होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ बैठ के एक अध्यक्ष रूल बना दिया तो सबके लिए हो गया, नहीं। इसमें दोनों के केस में अलग अलग होता है। मतलब लोकसभा के केस में क्या है कि अध्यक्ष बनाएगा रूल, राज्यसभा के केस में सभापति बनाएगा। ठीक है। तो वही कहा गया कि लोकसभा में क्या है कि 15 सदस्य होते हैं इसके केस में। ठीक है। जिसमें कि एक होता है क्या, अध्यक्ष। ठीक है। और 14 अन्य सदस्य। ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर बोले या फिर अध्यक्ष जो लोकसभा के हैं वो करेंगे। और यही बात करते हैं अगर राज्यसभा के केस में, तो इसमें 16 सदस्य होता है। मतलब ये 16 मेंबर बॉडी होगा, जिसमें एक जो होगा वो सभापति होंगे। ठीक है। और 15 अन्य सदस्य। ठीक है। और इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, सभापति, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे या फिर राज्यसभा के जो सभापति होंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। मतलब सिंपली कहें तो ये दोनों सदन में अलग अलग इसका गठन होता है रूल कमेटी का। ठीक है। लोकसभा के केस में अध्यक्षता स्पीकर करेंगे और राज्यसभा के केस में अध्यक्षता सभापति करेंगे। क्लियर है पॉइंट। और ये इस लोकसभा में 15 मेंबर, राज्यसभा में 16 मेंबर। क्लियर है। तो ये था नियम समिति। अगला है प्रवर समिति, अगर इसके इंग्लिश बोले तो सेलेक्ट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी। अब ये कमिटी क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें कि जब
किसी विधेयक पर बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है तो विवाद को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। मतलब कि कोई ऐसा बिल आ गया पार्लियामेंट में जिस पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, एकदम लिमिट से बाहर उस पर विवाद हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि जो विवाद को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। अगर लोकसभा में हो रहा है तो उसका अध्यक्ष बनाएंगे इस कमेटी को, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो उसके सभापति बनाएंगे। एक ऐसा केस भी होता है कि ज्वाइंटली भी होता है, मतलब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी भी एक होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रवर समिति ही है, ठीक है। तो इसका कमेटी का जो गठन होता है वो लोकसभा के केस में उसका अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा के केस में उसका सभापति करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह समिति विधेयक को बहुत गहराई से जांच करती है और अपना रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। कहने का मतलब है कि ये जो कमेटी का काम है, मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा गहराई से उसको चेक करती है बिल को। मतलब ऐसे जब नॉर्मली आता है तो फिर सिंपली चेक किया जाता है, लेकिन अगर बिल इस कमेटी के पास जाता है तो बहुत ही डीपली उस बिल को चेक किया जाता है और वो अपना रिपोर्ट जो है वो अध्यक्ष को सौंप देते हैं। लोकसभा के केस में स्पीकर को और राज्यसभा के केस में सभापति को। अगर इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो आप सुने होंगे CAB, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये बिल जब आया था संसद में तो बहुत ज्यादा इस पे विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा इस पे बहस हुआ था, और इसी के लिए इस समिति का फॉर्मेशन किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया नियम समिति और प्रवर समिति। इसमें एक बच गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, तो इसको आप एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस पे आते हैं। जो हमारा लास्ट समिति है, यानी कि अस्थाई का जो लास्ट समिति है वो क्या है, संयुक्त संसदीय समिति, बोले तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। इसको शॉर्ट में JPC भी बोला जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है। तो इसका गठन कब होता है, तो संसद के दोनों सदनों को विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए इस तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। मतलब जब संसद के दोनों सदनों को कोई विशिष्ट मामला है, ठीक है, तो कोई विशिष्ट मामले में उसको जांच करना है तो उसके लिए इस समिति का गठन किया जाता है। कोई ऐसा सिचुएशन जनरेट हो गया, कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन है, कुछ ऐसा स्पेशल सिचुएशन है जहां पे उसको जांच करना है, तो उसके लिए इसका गठन किया जाता है, ठीक है। अगर वही विशिष्ट मामला का बात करें तो एज ए एग्जांपल आप समझिए घोटाले की जांच, घोटाले की जांच, जैसे देश में घोटाला हो गया और उसका जांच करना है, तब इस अस्थायी कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम्पल की बात करें इसका, तो आपने सुना होगा बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ठीक है। ये कब हुआ था, 87 के समय में हुआ था ये, ठीक है। और ज्यादा जानना है तो एग्जाम्पल में एक था हर्षद मेहता स्कैम, मतलब हर्षद मेहता घोटाला 1992। आपने तो ये नाम सुना ही होगा, आपने वेब सीरीज देखा होगा स्कैम 1992, तो इसी पे है वो। और इसके लिए मतलब हर्षद मेहता स्कैम के लिए JPC का गठन किया गया था, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो केतन पारेख घोटाला भी हुआ है, और ये हुआ है 2002 के समय में। और है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और ये हुआ 2011 के टाइम पे। तो ये कुछ ऐसे घोटाले हैं जिसके लिए JPC का गठन किया गया था। और भी घोटाले हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड थे, ठीक है। तो इसके लिए JPC का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो ये था आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इस तरह हमारा पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 118 में कवर हुआ था।
और बाकी 123 तक हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसके तहत हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्ट है यूनियन का वो कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों कंप्लीट हो गया यूनियन का। अब बचा क्या, ज्यूडिशियरी। तो ज्यूडिशियरी का स्टार्ट हम लोग कल करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसको हमने 2 वीडियो के माध्यम से पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी को कवर किया है, तो अगर आप दोनों देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।